हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे हैं। आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत लोगों की ड्रीम जॉब है। तो एक एक डिटेल्स को समझते हैं, क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या पैटर्न रहेगा। पूरी की पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो डिस्कस करते हैं एक एक करके कंप्लीट डिटेल्स। सबसे पहले तो क्या चीज, द वेरी फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपको पोजीशन मिलेगी। असिस्टेंट की ये पोजीशन होगी। ये जो एग्जाम लेवल है ये नेशनल है, इसका मतलब आपकी जो ज्वाइनिंग है वो पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकती है। लगभग लगभग 450 वैकेंसीज आई हैं। ऑनलाइन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट्स जो है आपकी आज से स्टार्ट हो गई हैं। 13 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, मेंस होगा, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इनको अभी डिटेल्स में हम समझेंगे तीनों में क्या क्या होगा। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होनी चाहिए। एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 20 से लेकर 28 ईयर्स है। कुछ रिलैक्सेशन भी है बाकी कैटेगरीज को लेके, वो भी अभी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। सैलरी जो है लगभग लगभग आपकी 50,000 पड़ती है, 47,000 समथिंग होती है। थोड़ा बहुत उसमें चीजें और ऐड होकर 50,000 के अराउंड आपकी सैलरी होती है। अगर अब हम एग्जाम्स की बात करें, कब आपके एग्जाम्स हैं, तो प्रीलिम्स का जो आपका एग्जामिनेशन है वो 21 एंड 23 अक्टूबर को होगा 2023। अभी सितंबर है, लगभग लगभग एक महीने बाद। आपका जो मेंस होगा वो दिसंबर में होगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ओवरऑल आपके पास 3 महीने का टाइम है, 3 महीने से भी कम का टाइम है अपनी पूरी प्रिपरेशन के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए। एज लिमिट की बात करें 20 टू 28 ईयर्स। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन को फिल करने के लिए, और 50% मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए, और आप एक इंडियन होने चाहिए। इसके बाद वही चीज, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से अगर हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपने आर्म्ड फोर्सेस का वो एग्जामिनेशन, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए। जो लोग कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कि आपको ना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है। तो इसका मतलब है आप उस लैंग्वेज में, आप जहां से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। क्या क्या लैंग्वेज किस किस स्टेट के हैं वो भी अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी होता है फाइनल जॉब मिलने के लिए। क्वालिफाई होता है, उसके मार्क्स वगैरह नहीं होते, बट क्वालिफाई करना उसे कंपलसरी होता है। इसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 ईयर्स का। जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको ये सारे रिलैक्सेशंस हैं। एक्स सर्विसमैन को ये रिलैक्सेशन है कि वो जब तक उन्होंने सर्विस रेंडर की है प्लस उनको 3 ईयर्स का एक्स्ट्रा पीरियड मिलता है, 50 साल तक की एज में वो कर सकते हैं, मैक्सिमम 50 ईयर्स है। जो डिवोर्स्ड विमेन है, सेपरेट है विमेन अपनी हस्बैंड से, उनको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और वो लोग जिनके पास आरबीआई का एक्सपीरियंस है, उन लोगों को जितना उनको एक्सपीरियंस है उतना रिलैक्सेशन है, और मैक्सिमम 3 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन है। तो ये सारे के सारे रिलैक्सेशन हैं एज लिमिट में। इसके बाद आती है क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। तो 3 एग्जाम्स होंगे, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो बाकी सारे बैंकिंग एग्जाम्स जैसा ही प्रीलिम्स है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। इंग्लिश, रीजनिंग, आपका क्वांट्स, 30 35 टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। मार्क्स भी उतने ही होंगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे उतने ही मार्क्स होंगे, मतलब 1 मार्क पर क्वेश्चन होगा। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। आपको जो टाइम दिया जाएगा 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। हर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो इसमें आपको प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देना होगा। बाकी जितनी भी बैंक्स होती हैं, SBI हो गया, आपका IBPS हो गया, सबका प्रीलिम्स का पैटर्न सेम ही रहता है। सिलेबस भी बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसके बाद आते हैं हम मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस में आपको इंग्लिश मिलेगी 40 मार्क्स की, क्वांट्स मिलेगी 40 मार्क्स की, रीजनिंग मिलेगी 40 मार्क्स की, कंप्यूटर नॉलेज 40 मार्क्स की है। बाकी बैंक के एग्जामिनेशन में कंप्यूटर्स को रीजनिंग के साथ ऐड करके देते हैं, और कंप्यूटर के बहुत ना के बराबर क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ। बट इसमें कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर्स 40 नंबर की है, जनरल अवेयरनेस है आपकी 40 नंबर की। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का आपका कंप्लीट एग्जामिनेशन होने वाला है, और आपको 135 मिनट्स का टाइम मिलेगा इस पूरे के पूरे पेपर को करने के लिए। इसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जहां पे ये चेक किया जाएगा कि आप वहां
की लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो या नहीं। तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, ये क्वालिफाइंग होगा और आपको प्रोफिशिएंट होना होगा वहाँ की लैंग्वेज में। अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो ये भी यहाँ पे हमने मेंशन की है। अगर आप अहमदाबाद से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गुजराती, अगर आप बेंगलुरु वाले एरिया में कर रहे हैं तो कन्नड़। तो ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप भोपाल से कर रहे हैं हिंदी, जयपुर से कर रहे हैं हिंदी, दिल्ली से कर रहे हैं हिंदी, मैक्सिमम तो हिंदी है। अदरवाइज साउथ स्टेट्स में जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेजेस हैं, गुजराती है, उड़िया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसका PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद अब एक एक करके सिलेबस की बात करते हैं, प्री और मेंस की। सबसे पहले इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश के अगर मैं प्रीलिम्स की बात करती हूँ तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपका आएगा ही आएगा, क्लोज टेस्ट आपका आएगा ही आएगा, पैराजम्बल्स आपके आएंगे ही आएंगे। तो बेसिकली ये 3 जो टॉपिक्स हैं आपके, RC, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल, लगभग मान लो 7 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, 5 से 7 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, 5 से 7 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, एक एरर डिटेक्शन आएगा ही आएगा, लगभग मान लो 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। तो लगभग 20 से 25 नंबर का पेपर तो इन्हीं टॉपिक्स में से आता है। इसके अलावा ये जो बाकी टॉपिक्स हैं, फ्रेज रीअरेंजमेंट, वर्ड ऑर्डर, वर्ड यूसेज, इन सब में से कोई ना कोई एक पैटर्न आ जाएगा। हो सकता है फ्रेज रिप्लेसमेंट आ जाए, हो सकता है मैच द कॉलम आ जाए, हो सकता है स्टार्टर और कनेक्टर के क्वेश्चंस आ जाए। तो इनमें से कोई एक आएगा। तो इस तरीके से आपके 30 मार्क्स का पेपर प्रीलिम्स का बन जाएगा। अगर आप परफेक्शन बैच में रेगुलरली आ रहे हो तो आपको कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। इंग्लिश में आप आसानी से 30 आउट ऑफ 30 प्रीलिम्स में स्कोर कर सकते हो। इसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं है RBI असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही इंग्लिश का एग्जाम है। बात करते हैं मेंस के एग्जामिनेशन की। मेंस का भी सिलेबस यही है, लेकिन मेंस में एक छोटा सा चेंज क्या होता है कि मेंस में आपके मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। मिक्स्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और पैराजम्बल को कंबाइंड करके एक क्वेश्चन दे देंगे, क्लोज टेस्ट और फ्रेज रीअरेंजमेंट को कंबाइंड करके एक क्वेश्चन दे देंगे। 3-4 पैटर्न्स की खिचड़ी बना के कंबाइन करके क्वेश्चन बना दिया जाएगा। उस तरह के क्वेश्चंस आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा लेवल हाई होगा, थोड़ी सी एडवांस वोकैबुलरी होगी, तो इसी तरह की चीजें आपको मेंस में मिलेंगी। तो बेसिकली आपको इन सारे के सारे पैटर्न्स को क्या करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसके बाद अगली बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस आपका मेंस में है, प्री में नहीं है। 40 मार्क्स का है आपका। करंट इंडिया में जो न्यूज चल रही है, मतलब कम से कम आपको 3 मंथ्स और ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ्स इस सब की न्यूज के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या चल रहा है। इतना करंट अफेयर्स आपको करना पड़ेगा। इंटरनेशनल न्यूज क्या चल रही है, ऑफ करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, RBI से रिलेटेड न्यूज आपको पता होनी चाहिए, स्टैटिक अवेयरनेस, बेसिक इकोनॉमी की न्यूज, फाइनेंशियल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज भी थोड़ी बहुत इसमें पूछी जाती है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जनरल अवेयरनेस के। इसके बाद हम आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। यहाँ पे हमने सारे टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये तीनों हैं, इन तीनों पे स्टार मार्क कीजिए। इनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके RBI असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज। फिर उसके बाद बाकी टॉपिक्स ये हैं। आप क्या कर सकते हो, एक तो एक हैबिट बना लो कि कम से कम आप डेटा इंटरप्रिटेशन को रोज प्रैक्टिस करो, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में DI बहुत आता है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, एक टॉपिक लो एक दिन में और उसको खूब सारे, उसके 50, 60, 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। एक एक करके टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ। एक दिन परसेंटेज ले लिया, एक दिन रेशियो प्रोपोर्शंस ले लिया, एक दिन मिक्सचर एंड एलिगेशंस ले लिया। आप कोई बुक भी ले सकते हो क्वांट्स की, उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स से खूब सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करो। स्पीड पे थोड़ा सा वर्क करना होता है क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम होता है। स्पीड इंक्रीज करो, कैलकुलेशन स्पीड पे काम करना स्टार्ट कर दो। सारे के सारे टॉपिक्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कि मैंने बोला ये 3 टॉपिक्स हैं, फिर उसके बाद ये हैं और फिर उसके बाद ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। बोट्स एंड स्ट्रीम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पाइप्स एंड सिस्टर्न से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एजेस से क्वेश्चंस आते हैं। ये अलग अलग तरह के DI हैं जो आपके बैंकिंग एग्जामिनेशंस में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की। कंप्यूटर आपको इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है क्योंकि 40 नंबर का कंप्यूटर्स आपका आता है। तो आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की नॉलेज, कंप्यूटर्स की हिस्ट्री, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, वो सारी चीज़ें, मॉडर्न कंप्यूटर्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मेमोरी हो गई, रैम हो गया, रोम हो गया, क्या क्या डिवाइसेस हैं, इंटरनेट के बारे में, कुछ कुछ एप्लीकेशंस के बारे में, MS ऑफिस के बारे में, शॉर्टकट कीज कौन कौन सी होती हैं, और जो जो न्यूज़ चल रही है कंप्यूटर को लेके, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
इसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में पजल्स आएंगी, पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पजल्स पे आपको बहुत बड़ी कमांड बनानी है। उसके बाद नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन बेस्ड थिंग्स, सिलॉजिज्म्स, ये सारे टॉपिक्स हैं। सेम वे एक हैबिट बनाओ कि 4 से 5 पजल्स मुझे रोज सॉल्व करनी ही करनी है, और एक दिन एक टॉपिक उठाते हुए जाओ और उसके खूब खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए जाओ। तो इस तरीके से आपकी रीजनिंग में स्पीड भी बनेगी और आपको चीजें समझ में भी आएंगी, आप एक्यूरेटली चीजों को कर पाओगे। तो ये था ओवरऑल सिलेबस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, आरबीआई का जो आपका एग्जाम होता है उसका ना कट ऑफ बहुत हाई जाता है। अगर मैं पिछले साल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के कट ऑफ की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है, आप देख रहे हैं 82, 87, 90, 86 इस रेंज में है आउट ऑफ 100। इसका मतलब क्या है, आप किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते। कट ऑफ हाई जाता है इसलिए मेहनत ज्यादा बनती है। और अगर आप बाकी बैंकिंग एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस तो सेम ही है, तो आपको आई वुड सजेस्ट कि आरबीआई असिस्टेंट जरूर अप्लाई करना चाहिए। ये सोच के मत छोड़ देना कि भाई इसमें कट ऑफ ज्यादा है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेबस सेम है, तैयारी सेम है, कुछ अलग से करना नहीं है सिर्फ कंप्यूटर्स को छोड़ के, तो मेक श्योर करो कि आप इसको फिल जरूर करो। ये था आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ, देख पा रहे हैं जनरल कैटेगरी का। अलग अलग जगहों से अलग अलग कट ऑफ गया, लेकिन सब में 80 से तो ऊपर ही है, इनफैक्ट 85 से ऊपर है। तो 85 से लेकर 95 के बीच में कट ऑफ गया है प्रीलिम्स का आउट ऑफ 100। सेक्शनल कट ऑफ की बात करें हम तो आप देख पा रहे हैं कि ये अलग अलग सब्जेक्ट्स का सेक्शनल कट ऑफ है। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश का ही गया है। मैं इंग्लिश का सबसे ज्यादा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये तो 35 में से है, ये 30 में से है। रीजनिंग और क्वांट्स 35 में से हैं, ये 30 में से है। तो अगर उस तरीके से कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा कट ऑफ आपका इंग्लिश का ही गया है। लेकिन कट ऑफ बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, क्यों, क्योंकि जब ओवरऑल आपका 80, 85 या 90 गया है तो आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में इतने से नंबर लाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कब होगा, जब हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 90% मार्क्स हो, 85 to 90% मार्क्स हो। इसके बाद हम बात करते हैं मेंस के कट ऑफ की। तो मेंस का कट ऑफ आपका यहाँ दिया हुआ है 120, 105, 119, ये सारा का सारा मेंस का कट ऑफ है। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूँ तो 100 से लेकर 120 की रेंज में आपका मेंस का कट ऑफ जाता है आरबीआई असिस्टेंट का। अलग अलग जगहों का अलग अलग कट ऑफ है, क्योंकि आप सर्कल वाइज अप्लाई करते हो। फिर इसके बाद आपका एलपीटी टेस्ट होगा, आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी आरबीआई असिस्टेंट को लेके। एक सिंपल सी बात बोलूंगी, सिंपल सी बात ये है कि आरबीआई बहुत लोगों का सपना होता है, और आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि एसबीआई की, आईबीपीएस की तैयारी करते करते आरबीआई की तैयारी खुद ब खुद हो जाएगी। मेरे बहुत सारे बच्चों ने, जब आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम आया था, आई थिंक 2020 या 21 में आया था, 22 में तो नहीं आया था, उस टाइम पे बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया था। आज भी मेरे बहुत सारे बच्चे आरबीआई में बैठे हुए हैं, एंड आई एम टेलिंग यू वो बहुत एवरेज स्टूडेंट्स थे। तो ये मत सोचना कि हम तो एवरेज हैं या हम तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। अपने क्वांट्स के कॉन्सेप्ट, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट, जनरल अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, एग्जामिनेशन दो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। क्लासेस में आते रहो। मैंने आपको डिटेल स्ट्रैटेजी बता रखी है। बैंकिंग एग्जाम की इंग्लिश की स्ट्रैटेजी सबकी सेम होती है, क्योंकि सिलेबस सबका सेम होता है। एक स्ट्रैटेजी फॉलो करो, एडिटोरियल एनालिसिस करो, परफेक्शन क्लासेस में आओ, ग्रामर के लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को पढ़ो, और हर हफ्ते कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट जरूर दो। थैंक यू एवरीवन। मुझे कमेंट में जरूर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जो मैं हर क्लास के लास्ट में पूछती हूँ। क्या आप तैयार हैं आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी के लिए? कितने लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं वो भी मुझे कमेंट में बताएंगे, जो लोग फॉर्म नहीं फिल कर रहे हैं वो भी बताएंगे। एंड एक क्वेश्चन, आर यू गिविंग योर 100% योर प्रिपरेशन, येस और नो? अगर नो है आंसर तो क्यों नो है वो भी मुझे जानना है। थैंक यू एवरीवन।